नमस्कार। विभाग विरोध में मैं एस एम विरोध आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज चर्चा करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की कोशिशों पर और इसी से जुड़े महाराष्ट्र में विपक्ष के महाविकास आघाड़ी के अस्तित्व पर। जी हाँ, एक और जहां आप सभी को ज्ञात है राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मंच बनाने की कोशिश विपक्ष के विभिन्न नेता कर रहे हैं। नीतीश कुमार कर रहे हैं, स्वयं राहुल गांधी ने भी पहल की है, दक्षिण के कुछ नेता हैं उन्होंने भी पहल की है, वो प्रयास हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में जहां हाल के दिनों में ध्यान होगा आपको, इनकी उद्धव ठाकरे की सरकार से बगावत कर उनकी अपनी शिवसेना के 3 दर्जन से अधिक विधायकों ने वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो उन दिनों शिवसेना में थे, बगावत कर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया, उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके। उसके बाद से जो महाविकास आघाड़ी, जिसके चाणक्य के रूप में शरद पवार का नाम लिया जाता है, उन्होंने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के साथ महाविकास आघाड़ी को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की। लेकिन पहले भी और अब फिर यह देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं और महत्वाकांक्षी हैं। वही अजीत पवार एक बार फिर सुर्खियों में हैं इस बात को लेकर कि कहीं वे पुनः महाविकास आघाड़ी के पीठ में छुरा तो नहीं भोंकेंगे। मैंने पुनः शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया, ध्यान है 2019 की वो घटना जब अल सुबह अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस के साथ राजभवन जाकर उन्होंने शपथ ली थी। हालांकि तब बहुत विवाद हुआ, शरद पवार ने भी हस्तक्षेप किया, मामला खत्म हुआ, वापस हो गया अजीत पवार। लेकिन ऐसी घटना हो चुकी है, उनकी महत्वाकांक्षा सामने है। और आज जिस प्रकार से मजबूती के साथ वर्तमान शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अर्थात शिंदे गुट की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में सत्ता संचालन कर रही है, उससे उनके कामों के आधार पर, उनकी नीतियों के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। जनता के बीच उन्होंने गहरी बैठ बना ली है, उन्हें स्वीकार्यता मिल चुकी है। ऐसे में उन्हें चुनौती देना आसान काम नहीं है। संभवतः इसी तथ्य के आधार पर या इसके पार्श्व में अजीत पवार, जिनकी मैं पुनः दोहराना पड़ेगा, उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है सत्ता में रहने की, सत्ता से बाहर वे जो है असहज हो जाते हैं जो है। तो बार बार ऐसी बातें सामने आती हैं, अफवाहें फैलती हैं और इन बातों में जो और नए नए मुद्दे, नए नए बिंदु सामने आते हैं, वे कहीं और से नहीं, स्वयं अजीत पवार के खेमे से या अजीत पवार के से। अभी पिछले दिन पुणे में एक सभा थी जिसे उन्हें शरद पवार के साथ संबोधित करना था। अंतिम क्षणों में उन्होंने पुणे की उस सभा को रद्द कर दिया, नहीं किया। यह देखिए एक बार फिर फुसफुसाहटें शुरू हो गई कि क्या अजीत पवार अपनी किसी गुप्त योजना पर काम कर रहे हैं, क्या वे अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, क्या वे शरद पवार रचित महाविकास आघाड़ी के पीठ में छुरा भोंकने की तैयारी कर रहे हैं,
ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। हालांकि राजनीति का खेल निराला होता है, कहीं कुछ भी रातों रात हो जाता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि महाराष्ट्र की इस संभावित घटना का प्रतिकूल असर पूरे देश में विपक्ष पर पड़े, विपक्ष की एकता पर पड़े। क्योंकि महाराष्ट्र का अपना एक विशिष्ट स्थान देश की राजनीति में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पूरे देश की निगाहें लगी रहती हैं। ऐसे में अगर अजीत पवार कुछ ऐसे कदम उठाते हैं तो निश्चय ही जो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की बात चल रही, जो प्रयास चल रहे हैं, उस पर आघात पहुंचेगा। मैं ये बार बार कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं, कहीं पक्ष विपक्ष की बात नहीं। विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती, लोकतंत्र के नींव की मजबूती के पक्ष में एक मजबूत विपक्ष की मौजूदगी को रेखांकित करने के लिए मैं हमेशा मजबूत विपक्ष की आवश्यकता पर जोर देता हूं और चाहता हूं कि विपक्ष एक मजबूत विपक्ष के रूप में सकारात्मक भूमिका अदा करे, ताकि देश के लोगों के सामने एक जीवंत लोकतंत्र मौजूद रहे, न कि घटिया मानसिकता के लोगों वाली पूर्वाग्रही सोच के साथ काम करने वाले राजनीतिकों की व्यक्तिगत मनोकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गंदी राजनीति के मार्ग अपनाए जाए। तात्कालिक सत्ता को प्राप्त कर, सत्ता सुख को प्राप्त करने की इच्छा, सत्ता वासना से वशीभूत उनकी वो इच्छा तो पूर्ति होगी, लेकिन लोकतंत्र लांछित होगा, और लांछित नहीं होगा, वो कमजोर होगा। इसलिए अजीत पवार को चाहिए कि वो सामने आकर अपनी भूमिका स्पष्ट करें। हालांकि विगत रात्रि उन्होंने एक बयान अवश्य दिया कि मैं पुणे की सभा में इसलिए नहीं गया, मैं नागपुर में मेरा भाषण था, मैं थका हुआ था, अस्वस्थता के बाद और गर्मी के कारण मैं सभा को रद्द की। और नवी मुंबई में जो घटना हुई, जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में गर्मी के कारण 10 से अधिक लोगों की मौत हुई, उससे भी वो व्यथित थे और उसके आलोक में लोगों ने सभा को रद्द किया। ये उनकी ओर से आया और सुप्रिया सुले की ओर से भी बयान आ चुका है। ये अजीत पवार ने नागपुर की सभा में भाषण दिया था, एक ऐसी घटना हुई, थोड़ा अस्वस्थ थे और कोई कारण नहीं। मतलब अजीत पवार के खेमे से या पवार के खेमे से यह बताने की कोशिश की गई है कि कहीं कोई मतभेद नहीं, या भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने के कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राजनीति में अटकलों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, और ऐसा कोई अवसर मिलता है, जैसे कि कल पुणे की सभा रद्द करने के बाद स्वयं अजीत पवार की ओर से अवसर प्रदान किया गया आलोचकों को, तो एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है। और अगर ऐसा हो जाता है तो यह सचमुच महाविकास अघाड़ी और विशेषकर उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा सदमा साबित होगा, क्योंकि यह नहीं भूला जाना चाहिए कि जिस प्रकार उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व में, उनके नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार काम कर रही थी। हालांकि ठीक है कि उन्होंने वो सब एक साथ मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा और मुख्यमंत्री बने थे। यह हुआ था, इससे नाराजगी पैदा हुई, या फिर वहां भी कहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात आई एकनाथ शिंदे के दिल में, और उन्होंने 3 दर्जन से अधिक विधायकों को लेकर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बन गए। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस समझौते को मूर्त रूप देने के लिए या महाविकास अघाड़ी से उनको सत्ता से दूर रखने के लिए
स्वयं उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार किया। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी जो देवेंद्र फडणवीस ने दिया। उन्होंने कहा था कि मैंने पार्टी के आला कमान का आदेश का पालन किया। ठीक है, संभव है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र जैसे प्रदेश, महत्वपूर्ण प्रदेश में वे सत्ता काबिज रहना चाहते थे। कोई भी चाहता है, कोई भी राजदल चाहता है, वे सफल हुए थे। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ हुआ, वो जो टीस उनके हृदय में है आज भी, एकनाथ शिंदे ने, जिसे वे गद्दारी कहते हैं, ठीक है, वो उनके अपना दर्द है, उनके दिल की पीड़ा है, वो इन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनके साथ गद्दारी हुई, एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की, ये उनका कहना है। जबकि एकनाथ शिंदे के ओर से जो बार बार कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष जो था विधायकों के बीच में, वह असंतोष जो है विस्फोट के रूप में सामने आया और सरकार का पतन हुआ। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए या भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन प्रदान किया, जैसे कि सरकार चल रही है। उद्धव ठाकरे नहीं चाहेंगे कि महाविकास अघाड़ी किसी तरह से उसमें टूट हो, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी अब एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में भूमिका का निर्वाह करना चाहते हैं। जो प्रयास विपक्षी एकता के राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, अभी पिछले दिनों कांग्रेस की ओर से वेणुगोपाल ने उनसे मुलाकात की और राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मिलने का आग्रह किया। एक बेटी फैसला, वह एक राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पैठ, अपनी मौजूदगी स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी राजनीतिक ऐसा चाहेगा कि महाराष्ट्र की सीमा से बाहर निकल करके भी अपनी पहचान दर्ज कराए। लेकिन फिलहाल जो महाराष्ट्र सरकार का, जो यहाँ की राजनीति का है और जो अजित पवार की भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं बार बार, यह अत्यंत ही दुखद है दोनों पक्ष की ओर से। एक तरफ तो मजबूत विपक्ष के रूप में जो महाविकास अघाड़ी है, मजबूत मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं कि वहां पर उसके पीछे चाणक्य की भूमिका में स्वयं शरद पवार है। उनका नेतृत्व, उनका दिशा निर्देश महाविकास अघाड़ी को मजबूती प्रदान करता है और एक सशक्त विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करता रहता है, इसलिए उसे कहा जाता है। दूसरी ओर है एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान सरकार, उनके क्रियाकलापों में जैसा मैंने कहा, वे सफलतापूर्वक सत्ता संचालन कर रहे हैं, जिसे आम जनता की स्वीकृति मिल चुकी है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की सरकार को की है। ऐसे में इसे भी अस्थिर करने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। अजित पवार की जो उनके शुभचिंतक, कुछ करीबी, उनका ये मानना है, वो बार बार इस बात को कहते हैं आपसी बातचीत में, यहाँ पर उस सरकार को स्थिर करने की बात कहाँ है। वहां तो इस सरकार, शिंदे या देवेंद्र फडणवीस सरकार को और मजबूती प्रदान करने की बात है। ये सही है। अगर ध्यान रहे, अगर अजित पवार अपने कुछ समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाते हैं तो महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व खतरे पड़ जाएगा, सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। फिर यह तो तय है कि महाराष्ट्र को एक और जो सरकार, अच्छी सरकार चले, उससे और मजबूती प्रदान होगी। लेकिन विलुप्त विपक्ष के कारण जो खतरे मौजूद हो रहे हैं वो ये होंगे कि कहीं जो बार बार हम एक अच्छी सरकार और सफलतापूर्वक सत्ता संचालन की बात कर रहे हैं, कहीं उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता न पड़ जाए। क्योंकि अगर पूर्ण सत्ता किसी को हासिल हो जाती है, उसे विपक्ष की ओर से किसी प्रकार के प्रहार की अपेक्षा नहीं रह जाती है, तो उसे रास्ते से भटकने का खतरा मौजूद रहता है। इस बात को ध्यान में रखकर ही बार बार लोकतंत्र के हितचिंतक, मजबूत विपक्ष की उपस्थिति
की चर्चा किया करते हैं, उसे चिन्हित किया करते हैं। इस पार्श्व में अजीत पवार अपनी भूमिका पर सोचे। सत्ता तो आएगी जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जिस प्रकार, जिस आशा भरी दृष्टि से शरद पवार की ओर देखती है, उसे न भूलें। और यह भी एक तथ्य मौजूद है कि शरद पवार की मौजूदगी ही अजीत पवार को मजबूत बनाती है। इस बात को ध्यान रखें। शरद पवार से पृथक होकर अजीत पवार अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व बना पाएंगे, वैसा अस्तित्व जिसे आम जन की स्वीकृति मिले, यह संदिग्ध है। पिछले 2019 में जब अल सुबह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी राजभवन में, उसके बाद जो कड़ी भूमिका रही शरद पवार की, उन्हें मजबूर होकर वापस होना पड़ा था। इस तथ्य को नकारा नहीं जाना चाहिए। इससे जो है उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखें, यह प्रमाण सामने मौजूद है। अतः अजीत पवार, यह जो ऊहापोह की स्थिति उनके कारण पैदा हुई है, उसे अस्थाई मौत दे दें। और यह संभव है, बहुत ही आसान है, सरल है। वे स्वयं सामने आकर अपने पार्टी सदस्यों विधायकों की मौजूदगी में मीडिया के सामने घोषणा करें कि नहीं, वे महाविकास आघाड़ी के साथ है, उसकी अंग है, उसी के साथ रहेंगे। इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, तब उन अफवाहों पर पूर्ण विराम लगेगा। अन्यथा इस तरह की अटकलें लगाई जाती रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं होगा। कहीं न कहीं इसका असर महाविकास आघाड़ी पर ज्यादा और आंशिक रूप से वर्तमान शिंदे फडणवीस की सरकार की कार्यप्रणाली पर पड़ेगा, चूंकि उनका ध्यान इधर जाता रहेगा। वे अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से, अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के पद पर अग्रसर, उनकी पांव या तो दूसरे रास्ते पर जाएंगे या धीमे पड़ जाएंगे। अर्थात विकास की गति राज्य में धीमी पड़ेगी, जिसे कोई नहीं चाहेगा। अतः राज्य हित में, दल हित में, महाविकास आघाड़ी के हित में और स्वयं शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के हित में है कि अजीत पवार अपनी भूमिका को स्पष्ट करें, सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें, ताकि यह फैसला हो सके कि भविष्य में महाविकास आघाड़ी और स्वयं वर्तमान सरकार का अगला कदम क्या होगा। वहां की कोई जो है गुंजाइश नहीं रहेगी। सभी अपनी अपनी योजनाओं पर काम करेंगे। राज्य में शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार मजबूती से काम करती रहेगी और उधर महाविकास आघाड़ी भी एक सशक्त मजबूत विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र के हित में अदा करता रहेगा और इसका लाभ उन्हें अगले चुनाव में मिल सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन अगर इस तरह के अटकलों के बीच, ऊहापोह के बीच, असमंजस के बीच अगर अगले चुनावों में जाएंगे, तो फिर जिस लाभ की हमने बात की वो भूल जाइए। सिर्फ नुकसान और नुकसान होगा। महाविकास आघाड़ी को राजनीतिक नुकसान सहना पड़ेगा और इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, अजीत पवार ही होंगे।